हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, टॉप एनसीईआरटी बायोलॉजी एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ हम जो भी क्वेश्चंस आपको आज कराएंगे वो सभी एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एक बात आपसे और कहना चाहते हैं, इस सरस्वती बैच से जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं वो अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि 1 फरवरी से हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाले। टॉपिक आपको मिलेंगे 1 फरवरी से। जो भी स्टूडेंट्स इस बैच के जरिए तैयारी करना चाहता है तो वो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 1 फरवरी से आपको लगातार हमारे साथ जुड़ जाना है और इस बैच में आपको सीपी नेट, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल सभी की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ अभी से जुड़ जाइएगा और 1 फरवरी से आपको टॉपिक मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट सही तैयारी करना चाहता है 2021 एग्जाम्स के लिए तो वो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमको। आशा करती हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो, हमें पता है आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करो तो जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम भी आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। और एक बात और आपसे बोलना चाहती हूँ, जो भी सीपी नेट 2020 में सिलेक्ट हुए जो हमारे चैनल से, जिन्हें हमारे चैनल से, जो हमारा चैनल बंद हो चुका है बायोलॉजी विद आरती यादव के नाम से, जिन स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है, थोड़ी बहुत भी उससे हेल्प मिली है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन उससे मिले उन वीडियो से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये कल है संडे और कल हम संडे कमेंट बॉक्स लेकर आएंगे और उनमें उन्हीं स्टूडेंट्स के नाम लेकर आएंगे जिनको एग्जाम 2020 में सीट मिल चुकी है, कोई ना कोई सीट मिल चुकी है। 2020 एग्जाम सैपई पैरामेडिकल में उनका एडमिशन हो चुका है। किसी भी सीट कोई भी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम, सीट और प्लस अपनी रैंक जरूर बताएं। कल हम उनके नाम लेकर आएंगे संडे, जिससे और भी बाकी स्टूडेंट्स को पता लगे कि हाँ इस चैनल पर तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस बात को ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, तो आज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरे यानी गुड़ से एल्कोहल हल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। सीरे यानी गुड़ से आप क्या बना सकते हो, एल्कोहल यानी शराब, या शराब बनाने या एल्कोहल बनाने में कौन सी विधि अपनाई जाती है। आसवन, जल अपघटन, उपचयन या किण्वन। तो याद रखना इस विधि में कौन सी विधि, यानी सीरे से जब एल्कोहल शराब बनाई जाती है तो कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो किण्वन विधि को अपनाया जाता है। किस विधि को, फर्मेंटेशन विधि को अपनाया जाता है। किण्वन को इंग्लिश में कहा जाता है, आप नोट करना चाहें तो कर लेना, फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। और इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से सीरे से एल्कोहल या शराब प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो किस विधि से, फर्मेंटेशन विधि के द्वारा सीरा जो गुड़ होता है, यानी जो कह सकते हो आप जो गन्ने का रस होता है, उससे एल्कोहल बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरा गुड़ से एल्कोहल का उत्पादन किण्वन यानी अनोक्सी श्वसन विधि से द्वारा। इनमें जो ये जब सीरे से जब एल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है, तो उसमें अनोक्सी श्वसन होता है, यानी उसमें CO2 का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता। जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। आपको पता होगा अनोक्सी श्वसन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता न पड़े हमको, यानी इसमें किसका प्रयोग होगा, CO2 गैस का प्रयोग होता है। यह प्रक्रम ईस्ट यानी एल्कोहल सैकेरोमाइसीस सेरेबेसी द्वारा कराया जाता है। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, सैकेरोमाइसीस सेरेबेसी क्या है, तो एक प्रकार का ईस्ट है,
एक प्रकार का खमीर है और एक प्रकार का कवक की प्रजाति है, जिससे क्या बनाया जाता है, उसी की सहायता से आप शीरे से एल्कोहल बना सकते हो। तो इसमें कौन सा कवक सहायक होता है, तो सैकरोमाइसिस सेरेबेसी नाम का कवक सहायक होता है। एंजाइम की बात की जाए, कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो इसमें जो एंजाइम है वो जाइमेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है आपके लिए। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है पैकिंग, डिविगिंग, ब्रेलिंग या डविंग। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है उसे ब्रेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेलिंग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, ब्रेलिंग कहा जाता है। कैसे, देखो हम आपको समझाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, पक्षियों को उड़ान रहित बनाने के उद्देश्य से अनेक पंखों की वैज्ञानिक तरीके से कटाई को ब्रेलिंग कहा जाता है। जब पंख जो होते हैं उनकी वैज्ञानिक तरीके से कटाई को क्या कहा जाता है, ब्रेलिंग कहते हैं। जबकि डिविगिंग किससे संबंधित है, तो डिविगिंग जो शब्द है वो कुक्कुट पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है, कुक्कुट पालन से संबंधित है। यदि ब्रेलिंग की बात की जाए तो पक्षियों के पंखों की कटाई से संबंधित है। पक्षियों में जो पंख होते हैं उनकी कटाई जो करना होता है उसे क्या कहते हैं, ब्रेलिंग कहा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्यों काटा जाता है, पक्षियों को उड़ान रहित बनाने के लिए, पक्षी उड़ ना पाए इसलिए ब्रेलिंग की क्रिया की जाती है वैज्ञानिक तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा करे उसे नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लिया करो, जिससे आप पेपर के टाइम उसे रिवाइज कर लो। जितनी चीज़ें रिवाइज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, उतनी ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा और ज़रूर आपको अपने टारगेट मिलेगा। आप लोग मेहनत कम करते हो तभी आप अपने टारगेट को नहीं पकड़ पाते हो। टारगेट आप अचीव करना चाहते हो, अपनी सिलेक्शन लेना चाहते हो 2021 में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी लगातार, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए या नाइट्रोजन के लिए। तो हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसके लिए होती है, CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता आपसे पूछी जाए, सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किसके साथ होती है, तो हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है, ठीक है। चलिए आप देखो इसका देखते हैं व्याख्या क्या है। हीमोग्लोबिन रुधिर वर्धक की सबसे अधिक बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। इस प्रोटीन अणु की CO से बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 250 गुना ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की अपेक्षा देखा जाए तो इसकी जो बंधुता होती है, बॉन्डिंग होती है, वो 250 गुना ज़्यादा होती है, जिसके कारण व्यक्ति का तंत्र अप्रभावी हो जाता है। व्यक्ति का जो तंत्र का नर्वस सिस्टम है वो कैसा हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है, ठीक है। तो कितने गुना होती है, 250 गुना, किससे, ऑक्सीजन की तुलना में। ऑक्सीजन की तुलना में देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बंधुता है वो 250 गुना ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्धक है, वो भी कैसा वर्धक है, श्वसन वर्धक है, ठीक है, रुधिर वर्धक भी कह सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्धक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्धक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है, तो वो आपका होता है रंजित पटल। रंजित पटल यानी कोरॉइड जो होता है वो आँख के कलर को निश्चित करता है। आंखों का जो रंग काला, नीला, हरा, पीला जो आपको दिखाई देता है वो कोरॉइड के कारण दिखाई देता है, यानी रंजित पटल के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देखो रंजित पटल या रक्तक पटल, रंजित पटल को हम रक्तक पटल भी कहते हैं, जिसे कोरॉइड कहा जाता है इंग्लिश में। मानव नेत्र गोलक का भाग होता है। मानव नेत्र जो होता है, ह्यूमन जो आई होती है उसकी गोलक का भाग होता है।
इसी भाग में विशेष रंजक वर्णक पाए जाते हैं। इसी भाग में विशेष प्रकार के रंजक यानी वर्णक पाए जाते हैं जो किसी व्यक्ति के आंखों का रंग जैसे काला, नीला, भूरा का निर्धारण करते हैं। जो हमको काला कोई चीज दिखाई देती है, नीली, भूरी, सफेद जो चीजें दिखाई देती हैं वो इसी कारण दिखाई देती हैं, क्योंकि नेत्र गोलक में क्या होते हैं, कुछ वर्णक पाए जाते हैं। किसमें? नेत्र गोलक में। और ये जो रक्तक पटल है वो किसका भाग है? ये गोलक का ही भाग होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैजुराइना क्या है? कैजुराइना एक है, समोद्भिद है, आदिपादप है, जलोद्भिद है या मरुद्भिद है? तो कैजुराइना जो होता है वो एक प्रकार का समोद्भिद पादप है। कैसा पादप है? समोद्भिद पादप है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैसा पादप है? समोद्भिद, यानी समान जहाँ पर स्थल पाया जाता है वहीं पर ये उगता है। देखते हैं इसका, इसका जो राइट आंसर होगा कैजुराइना क्या है? तो कैजुराइना जो एक प्रकार का मरुद्भिद पादप है, यानी मरुस्थल में उगने वाला पादप है। सॉरी कैजुराइना क्या है? तो कैजुराइना एक प्रकार का मरुद्भिद पादप है, यानी मरुस्थल में उगने वाला पादप है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका व्याख्या क्या दे रखी है उन्होंने। कैजुराइन एक मरुद्भिद पौधा है जिसकी पत्तियां अत्यधिक जल की हानि को रोकने के लिए सल्क पत्रों के समान हो जाती हैं। यानी इनकी जो पत्तियां होती हैं वो जल की हानि, आपने देखा होगा नागफनी का जो पेड़ होता है, पादप होता है, वो भी एक मरुस्थलीय पौधा है। तो वो जल हानि को कम करने के लिए वो कांटों में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? कांटों में। उसी प्रकार से कैजुराइन होता है। कैजुराइन भी एक मरुद्भिद पादप होता है और ये अत्यधिक जल हानि को रोकने के लिए सल्क पत्र स्केल लीव्स के समान हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो उसका था वो डी था, याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लें। क्वेश्चन यदि अच्छे लग रहे हो आप तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? ये भी क्वेश्चन नया है। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? तो पिंक मोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो राइजोपस है। राइजोपस को पिंक मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखो इसके साथ साथ हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है 2021 में। जो राइजोपस होता है, म्यूकर, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, इन चारों को काली फफूंदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? काली फफूंदी के नाम से भी जाना जाता है। किसका? राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ये सभी कवकों के नाम है और कवक के साथ साथ इनको काली फफूंदी यानी कि ब्लैक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। तो राइजोपस ये किसका नाम है? पिंक मोल्ड का नाम है। किसका नाम है? पिंक मोल्ड। पिंक मोल्ड ये दूसरा जिसका नाम है वो किसका है? राइजोपस का। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काली फफूंदी यदि आपको नाम पूछे जाए तो ये चारों ही काली फफूंदी के नाम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में, टेस्ट ट्यूब जो शिशु होते हैं, जो परखनली शिशु होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं? तो परखनली जो शिशु होते हैं वो आपको पता होगा कैसे होते हैं। अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में तथा विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। इनका जो निषेचन होता है वो गर्भाशय में होता है। अंडाणु का जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। और इनका जो विकास होता है वो टेस्ट ट्यूब यानी परख नली में होता है। तभी इनको परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंडाणु का निषेचन तो किस में हो जाएगा? अंडाणु का निषेचन गर्भाशय यूट्रस में हो जाएगा, लेकिन इनका जो विकास होता है, जो आगे की जो वृद्धि होती है वो टेस्ट ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब परख नली में होती है, आके प्रयोगशाला में कराई जाती है। तो इसीलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। और टेस्ट ट्यूब बेबी कब उत्पन्न की जाती है? ये मतलब कब स्थिति आती है? जब या तो स्पर्म किसी पुरुष में स्पर्म की संख्या न्यूनतम हो या अंडाणु की संख्या न्यूनतम हो महिलाओं, तो ये विधि को अपनाया जाता है। जब उनके गर्भाशय में या बच्चा स्थित रुकता नहीं हो तब ये विधि को अपनाया जाता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम? तो याद रखिए, जो सोडियम होता है ये पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी के जितने भी नाम लिखे हुए ये सभी आवश्यक होते हैं और ये पौधे में पाए भी जाते हैं। मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सभी तत्व पौधे में पाए जाते हैं, जबकि सोडियम जो होता है तत्व Na जो होता है वो उसमें पादपों में नहीं पाया जाता और विकास के लिए सहायक नहीं होता है पादपों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। आप थोड़ा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। पौधे के विकास के कुछ तत्व महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैंगनीज। ये सभी जो तत्व होते हैं वो कैसे तत्व होते हैं? सभी पौधे के विकास में सहायक होते हैं। पौधे के विकास के लिए ये सभी तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका भी है, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कार्बन है, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस है, सल्फर है। आपको पता होगा यदि किसी पादप में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कैसी पड़ जाती? पीली पड़ जाती हैं। तो जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं ये सब कैसे पौधों के विकास में सहायक तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तेजना के समय निम्न में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? उत्तेजना के समय निम्न, जब आपको गुस्सा, डर, भय याद आता है तो कौन सा हार्मोन अत्यधिक विकसित होता है? सेरोटोनिन, कोर्टिसोन, आइस्ट्रोजन या एड्रीनलिन? तो देखो बाकी के नाम आपको अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन एक आपका है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो नाम का हार्मोन होता है ये उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, अधिक मात्रा में सिक्रेट होता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है, एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है वो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जो वृक्क में पाई जाती है, वृक्क के ऊपर स्थित होती है। वृक्क यानी किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन एड्रीनल नाम का जो हार्मोन होता है, एड्रीनलिन नाम का, वो उत्तेजना के समय बहुत ज़्यादा निकलता है, उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं कब निकलता है ये। तो एड्रीनल हार्मोन उत्तेजना जैसे क्रोध, डर, मानसिक तनाव, व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक उत्सर्जित होने लगता है, इसलिए इसे संकटमोचक हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम पूछे जाते हैं कि लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है और एड्रीनलिन हार्मोन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन इसे कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी पॉइंट आपको कंफ्यूज में हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी हम पीडीएफ डाल देंगे और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सूची बनो, सूची 2 को मिलाना है। विटामिन B12, इधर मैग्नीशियम यानी विटामिन B12 जैसे हुआ तो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन हुआ, चैल्कोपाइराइट है, क्लोरोफिल है। तो इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? आपको ये कूट दिए हुए, इन कूटों से आप बताएं मुझे कि इनमें कौन सा आंसर राइट होगा। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन स्टूडेंट्स देता है, जो तैयारी करता होगा वही अच्छा आंसर देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें एक बार। ठीक है, लीजिए। ओके, आपने ले लिया होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट्स 1 फरवरी से जुड़ सके, जिसके लिए अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी हो सके। और जो हमने टारगेट आपको उस दिन बताया था फिजिक्स वीडियो में, उस टारगेट को प्लीज़ पूरा जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा भी मन लगता रहे, हम आपके लिए वीडियो लगातार बनाते रहें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।